नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने भारतीय इतिहास के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर डायनेस्टी पार्ट 1 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का आपके सारगर्भित वर्णन भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया। साथियों, आज हम विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर डायनेस्टी पार्ट 2 के अंदर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी लेने जा रहे हैं। इनकी उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रमुख युद्ध राक्षस तांगड़ी के बारे में पढ़ेंगे और विजयनगर साम्राज्य के समकालीन प्रमुख जो ऐतिहासिक साहित्य हैं इसके बारे में भी हम विश्लेषण शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य पार्ट 2। विजयनगर साम्राज्य के अंदर पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वंश व शासक। इसमें हम प्रमुख वंश और शासक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी लेने जा रहे हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर डायनेस्टी का सबसे पहला प्रभावशाली वंश, जिसका नाम संगम वंश के नाम से जाना जाता है। संगम वंश, इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा है? संगम वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? संगम वंश का कार्यकाल क्या देखने को मिलता है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो संगम वंश की जो शासनकालीन समय देखने को मिलता है 1336 ईस्वी से लगाकर 1485 ईस्वी तक इन शासकों ने शासन किया, जो संगम वंश से रिलेटेड बताए जाते हैं। अगर पूछ ले कि संगम वंश जो है इनके संस्थापक का नाम क्या बताया जाता है, तो संस्थापक के अंदर दो प्रमुख भाइयों का नाम हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 हरिहर व बुका। हरिहर व बुका ने इस वंश की क्या की है? स्थापना की। संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और हरिहर व बुका ने अपने पिता का नाम बताया जाता है संगम। अपने पिता संगम के नाम पर, संगम के नाम, अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नामकरण किया। इस वंश का क्या किया है? नामकरण किया। वंश का नामकरण किया। अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नामकरण किया है हरिहर व बुका ने। बात करें हरिहर व बुका, सर्वप्रथम राजा बनने से पहले ये क्या हुआ करते थे? तो हरिहर व बुका काकतीय वंश के सामंत बताए जाते हैं। काकतीय वंश के सामंत बताए जाते हैं हरिहर व बुका। और उसके बाद में इन्होंने अपना राजवंश स्थापित किया। राजवंश स्थापित करने के बाद में उत्तर भारत में जो शासन संचालित था वह सल्तनत काल कहलाता है। सल्तनत काल का प्रमुख शासक बताया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक भगोड़ा जिसे कहा जाता है बहाउद्दीन गुस्सर्फ। बहाउद्दीन गुस्सर्फ जो भगोड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक का, भागकर हरिहर व बुका के साम्राज्य में आ गया और हरिहर व बुका ने इसे अपने राज्य में शरण दे दी। अब शरण देने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इनसे जेलस हो गया, इससे नाराज हो गए। नाराज होकर अपनी सेना को भेजा और हरिहर व बुका को बंदी बना लिया गया। हरिहर व बुका को बंदी बनाकर इन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाने के बाद में इन्हें कैद में डाल दिया। कैद में रहते हुए थोड़े समय बाद में जब स्थिति नॉर्मल हुई तब इन लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास जीतने में ये कामयाब रहे और इन दोनों को वापस युद्ध विभाग के अंदर सैनिक की पदवी दे दी। और सैनिक की पदवी देते जब इन्हें वापस इनके क्षेत्र में भेजा गया तो इनके गुरु कहलाते हैं विद्याधरणीय। गुरु का आप नाम लिख सकते हैं, गुरु विद्याधरणीय। विद्याधरणीय इनके गुरु कहलाते हैं। गुरु विद्याधरणीय। देखो, हरिहर व बुका ने जब इनको पकड़कर दिल्ली ले जाया गया तब वहाँ मुगलों के संपर्क में आने के बाद में ज़बरदस्ती इनको हिंदू धर्म त्यागना पड़ा, मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन जब अपने वापस क्षेत्र में आए तो गुरु विद्याधरणीय के संपर्क में आने के बाद में गुरु विद्याधरणीय ने इन्हें वापस हिंदू धर्म में क्या कर दिया? दीक्षित कर दिया। और मौका पाकर इन्होंने पुनः अपनी खोई हुई राजवंश की प्रतिष्ठा को पुनः
प्राप्त कर लिया। साथियों, संगम वंश के प्रमुख संस्थापक हरिहर व बूका को बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संगम वंश जो हैं इसके प्रमुख शासक कौन कौन से बताए जाते हैं, इनकी ऐतिहासिक जानकारी कौन कौन सी हमें पढ़ने को मिलती है संगम वंश के प्रमुख शासकों की। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं हरिहर प्रथम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के बारे में आज तक जो कॉम्पिटिशनों के माध्यम से सवाल पूछा गया इसकी उपाधि के बारे में। तो हरिहर प्रथम जो हैं इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है, उपाधि बताई जाती है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसकी उपाधि बताई जाती है? विजयनगर साम्राज्य में वैसे तो बहुत सारे शासकों ने यह उपाधि अंगीकार की थी, लेकिन नाम हरिहर प्रथम का नाम निकलकर सामने आता है विजयनगर साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। संगम वंश का प्रभावशाली जो दूसरा शासक हमें देखने को मिलता है उसका नाम बूका। बूका के बारे में ऐतिहासिक जानकारी अगर पूछ ले इनकी उपाधि के बारे में, तो बूका की जो हमें उपाधि देखने को मिलती है यह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक की बताई जाती है? तो नाम बूका प्रथम लिया जाता है। आगे बढ़ते, तीसरा प्रमुख जो शासक हमें देखने को मिलता है उसका नाम है आपके देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बारे में ऐतिहासिक जानकारी क्या देखने को मिलती है हमें? तो देवराय प्रथम जो हैं इन्होंने जनता के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। भद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। बांध बनाकर तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। नहरें निकाली। तुंगभद्रा बांध पर नहरें निकालने का कार्य जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर नाम देवराय प्रथम के नाम ये विशिष्ट उपाधि हमें देखने को मिलती है। और साथ ही पूछ ले कि देवराय प्रथम जो है इनके शासन काल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो यात्री का जो वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है निकोलो कोंटी या निकोलो कोंटी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। निकोलो कोंटी कहाँ का रहने वाला था? तो यह इंग्लैंड का निवासी था जो यात्री बनकर कहाँ आया था? भारत आया था। तो इनके समकालीन जो यात्री का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है इसके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी ले ली। चौथा प्रमुख जो शासक हमें देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से, उसका नाम बताया जाता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की अगर हम उपाधि की बात करें, देवराय द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं इसके बारे में अगर सवाल अपने से पूछ ले तो क्या बनती हैं इनकी उपाधियां? इनकी पहली उपाधि देखने को मिलती है इमाड़ी देवराय। इमाड़ी देवराय इनकी पहली उपाधि। और दूसरी उपाधि देखने को मिलती है गजबेटर। गजबेटर इनकी उपाधि देखने को मिलती है। गजबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी। गजबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। ये इनकी प्रमुख दो उपाधियां देखने को मिलती हैं। बात करें इनके दरबार की तो दरबारी विद्वान का भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता, जिक्र पूछ लिया जाता है। तो दरबारी विद्वान जो देवराय द्वितीय का हमें देखने को मिलता, कई बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया, उसका नाम श्रीनाथ बताया जाता है। क्या नाम? श्रीनाथ। श्रीनाथ देवराय द्वितीय का दरबारी विद्वान बताया जाता है जो तेलुगु भाषा का कवि था। तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध कवि। तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध कवि। तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध कवि के रूप में विख्यात हुआ था श्रीनाथ। आगे बढ़ते हैं कि देवराय द्वितीय के शासन काल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो यात्री का नाम हमें जो देखने को मिलता है भारतीय इतिहास के अंदर, उसका नाम अब्दुल रजाक बताया जाता है जो समरकंद का रहने वाला था। फुल नेम इसका अब्दुल रजाक समरकंदी, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत का भी जिक्र पूछा जा सकता है आपसे। अब्दुल रजाक समरकंदी के यात्रा वृत्तांत का नाम है आपके महानाटक। सुधा नीतीश ने जो ग्रंथ लिखा था महानाटक
सुधा निधि। महानाटक सुधा निधि किनका ग्रंथ बताया जाता है? तो नाम अब्दुल रज़ाक समरकंदी का बताया जाता है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने विजयनगर साम्राज्य के धन दान संपूर्णता का वर्णन अपने साहित्य के अंदर किया था, अपने ग्रंथ के अंदर करने वाला था। आगे बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय के बाद में संगम वंश का प्रमुख शासक जो बताया जाता है उसका नाम मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मल्लिकार्जुन से संबंधित आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इनकी उपाधि से संबंधित, तो मल्लिकार्जुन की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है साथियों वो बताई जाती है प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय इनकी प्रमुख उपाधि हमें देखने को मिलती है। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश के अंदर हम शासकों की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो संगम वंश के हरिहर व बुका की ऐतिहासिक जानकारी के साथ में हमने हरिहर प्रथम, बुका, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रमुख शासक मल्लिकार्जुन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का विस्तृत वर्णन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अगले वंश के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम शालू वंश बताया जाता है। कौन सा वंश बताया जाता है? शालू वंश। शालू वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? शालू वंश का शासनकाल कितने समय तक हमें भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के समकक्ष देखने को मिलता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो वंश हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शालू वंश, इसे सालू वंश भी कह सकते हो आप, इसे शुलू वंश भी कह सकते हो। शुलू वंश जो है इसका शासनकालीन समय जो हमें देखने को मिलता है यह 1485 से लगाकर 1485 ईस्वी से लगाकर 1505 ईस्वी तक इनका शासन हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में अगर पूछ ले कि सालूव वंश का संस्थापक कौन बताया जाता है तो सालूव वंश का संस्थापक बताया जाता है शालूव नरसिंह। क्या नाम? शालूव नरसिंह। शालूव नरसिंह इस वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो वंश हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है विजयनगर डायनेस्टी का, उसका नाम है तुलु वंश। तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? कौन कौन से युद्ध लड़े थे? कौन से दरबारी विद्वान इसके लिए जाने जाते हैं? इसके बारे में सविस्तार हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा वंश हम पढ़ने जा रहे हैं तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तुलु वंश का शासनकाल जो चला है 1505 ईस्वी से लगाकर 1505 ईस्वी से लगाकर यह वंश 1570 ईस्वी तक शासन आरूढ़ रहा। 1570 ईस्वी तक शासन आरूढ़ रहा। पूछ ले कि इस वंश का जो संस्थापक हमें देखने को मिलता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो सालू वंश का जो संस्थापक हैं इसे वीर नरसिंह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वीर नरसिंह के नाम से तुलु वंश के संस्थापक को जाना जाता है। लेकिन तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ है इसका नाम क्या देखने को मिलता है? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो हैं यह तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध विद्वान शासक रहा है। कृष्णदेवराय जो हैं इसके बारे में हम सविस्तार चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो 1509 ईस्वी से लगाकर कृष्णदेवराय ने 1529 ईस्वी तक शासन किया। 1529 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। कृष्णदेवराय बहुत ही प्रसिद्ध विद्वानों को संरक्षण देने वाला शासक बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। बात करते हैं यह कृष्णदेवराय जो हैं इनकी पत्नियों का भी जिक्र पूछा जा सकता है आपसे। तो पत्नियां जो देखने को मिलती है कृष्णदेवराय की, तो पहली पत्नी का नाम बताया जाता है तिरुमला। क्या नाम? तिरुमला इनकी पहली पत्नी का नाम। और दूसरी पत्नी का नाम बताया जाता है चिंता देवी। क्या नाम?
चिंता देवी इनकी दूसरी पत्नी का नाम बताया जाता है। बात कर लेते हैं कृष्ण देव राय जो हैं इनकी प्रमुख उपाधियों के बारे में। उपाधियां कौन कौन सी देखने को मिलती है कृष्ण देव राय के बारे में? तो कृष्ण देव राय की जो उपाधियां देखने को मिलती हैं, इन्हें आंध्र भोज, इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र पितामह, इन्हें आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें और किस नाम से उपाधि दी गई है? इन्हें अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भोज, इन्हें अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी उपाधि, इन्हें यवन राज्य स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य, स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यवनों को इन्होंने हराया और अपना साम्राज्य स्थापित करने के कारण इन्हें यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये सवाल कई बार पूछा गया है। वापस देख लेते हैं। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, इनकी प्रमुख उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं कि कृष्ण देव राय जो हैं इन्होंने युद्ध कौन कौन से लड़े थे, युद्ध में इन्होंने किन किन शासकों को पराजित किया? तो सर्वप्रथम कृष्ण देव राय जो हैं इनका जो मुकाबला है बीदर के शासक के साथ में हुआ। किसके साथ में? हमने पहले पढ़ा था, अहमदनगर है, गोलकुंडा, बीदर, बरार है, इनके बारे में पढ़ा था, जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे। अब बीदर जो साम्राज्य क्षेत्र था, इसका जो प्रमुख शासक बताया जाता है उसका नाम है आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से इनका पहला युद्ध हुआ था और इस युद्ध को इन्होंने फतेह किया था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा था बीजापुर को जीतने के लिए। किसके लिए? बीजापुर से कौन सा शासक इनके सामने प्रतिद्वंदता के साथ में हाजिर हुआ था? उसका नाम बताया जाता है आदिल शाह। क्या नाम? आदिल शाह के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे कृष्ण देव राय ने क्या किया था? पराजित किया था। अब हम बात कर लेते हैं कृष्ण देव राय जो हैं इनके गुरु का नाम। कई बार पूछा भी जाता है, गुरु का नाम हमें देखने को मिलता है व्यासराज। कृष्ण देव राय के गुरु का नाम व्यासराय के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कृष्ण देव राय जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। अगर बात करें इनके साहित्य के बारे में और इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले तो कृष्ण देव राय ने जो पहला रचना की नाटक लिखा है जिसका नाम बताया जाता है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम, पहला नाटक इनका जाम्बवती कल्याणम के नाम से जाना जाता है। और इनका दूसरा जो नाटक लिखा है इनकी रचना के तहत देखा जाता है वह है आपके उषा परिणय। उषा परिणय, उषा प्रणय जो हैं यह इनका दूसरा नाटक प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कृष्ण देव राय की रचनाओं के बारे में हमने जानकारी ले ली, लेकिन अगर कृष्ण देव राय की विद्वता तक के बारे में बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक, जिसे आप इसे नोट बनाकर भी नोट डाउन कर सकते हो, नोट मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन बताया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मुगल वंश का संस्थापक जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। और इसकी आत्मकथा जो बताई जाती है, आत्मकथा का नाम बताया जाता है आपके बाबरनामा। क्या नाम? बाबरनामा। ये ग्रंथ हमने क्यों लिया है? क्योंकि बाबर वह शासक था जिसने शासक कृष्ण देव राय जो हैं इन्हें सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर जो हैं इन्होंने कृष्ण देव राय को, किसको? कृष्ण देव राय। बाबर ने कृष्ण देव राय को क्या बताया है? सबसे शक्तिशाली शासक। सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय को किसने बताया था? तो नाम आता है आपके जहीरुद्दीन बाबर, जिसने अपनी कथा बाबरनामा में यह वर्णन किया था। अब हम बात कर लेते हैं कृष्ण देव राय जो हैं इनके दरबारी विद्वान के बारे में।
इनका जो दरबार विद्वान थे इन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। मैंने पहले बता दिया कृष्णदेव राय जो हैं ये विद्वानों को संरक्षण देने वाला सम्राट बताया जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 विद्वान रहते थे। किन किन भाषाओं के? तो एक भाषा बताई जाती है तेलुगु व दूसरी भाषा बताई जाती है तमिल। तमिल व तेलुगु भाषा के 8 विद्वान जो हैं यह देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राय। और इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई जाती है कि कृष्णदेव राय का जो शासन काल बताया जाता है यह तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहलाता है। किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य, तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग। तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग जो है किनका कार्यकाल माना जाता है? कृष्णदेव राय का माना जाता है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो साहित्यकार विद्वान जो देखने को मिलता है उसका नाम अलसानी पेड्डाना। अलसानी नाम टेढ़े जरूर है लेकिन याद जरूर रखना अपने को। अलसानी पेड्डाना इनमें प्रमुख विद्वान बताया जाता है तेलुगु साहित्य का। लेकिन दरबारी विद्वानों की बात करें हम तो इनमें दरबारी विद्वानों में सबसे प्रमुख जो विद्वान देखने को मिलता है जिसका नाम तेनालीराम के नाम से जाना जाता है। तेनालीराम जो हैं इसे दक्षिण भारत का बीरबल कहा जाता है जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। और अगर इसके ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाए कि कृष्णदेव राय के दरबारी विद्वान तेनालीराम ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की तो नाम है पांडुरंग महात्म्यम। पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी तो नाम आता है तेनालीराम का, जो प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन कृष्णदेव राय जो हैं इनका प्रमुख जो कार्य देखने को मिलता है वह कार्य कौन सा बताया जाता है? इन्होंने नागलपुरम नगर जो है नगर बसाया। कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था तो कृष्णदेव राय के द्वारा जो नगर बसाया गया था उसे नागलपुरम के नाम से जाना जाता है। और नागलपुरम जो है इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में, किसकी स्मृति में? अपनी माँ की स्मृति में इस नगर की नींव रखी, नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में और कौन कौन सी जानकारी निकल कर सामने आती है इसके बारे में विस्तृत तौर पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय जिन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से सराहनीय कार्य किए थे, कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, किन की स्थापना की थी, यह डिटेल हम जान लेते हैं। तो कृष्णदेव राय जो हैं इनके स्थापत्य के क्षेत्र में इनकी जो क्या देन देखने को मिलती है तो इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मंदिर बताया जाता है जिसे हजारा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। हजारा राम मंदिर किसको समर्पित था तो भगवान श्री राम को समर्पित बताया जाता है हजारा राम मंदिर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरा जो मंदिर बनाया था इसका नाम विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर या विट्ठल स्वामी मंदिर के नाम से यह जाना जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर भी इनकी प्रमुख देन बताई जाती है स्थापत्य के क्षेत्र में। तीसरा इन्होंने जो प्रसिद्ध मंदिर बनाया है इसका नाम विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित था ये कई बार पूछा गया है तो भगवान शिव को समर्पित बताया जाता है विरूपाक्ष मंदिर। इनके अलावा अन्य स्थापत्य के क्षेत्र में इनकी जो देन बताई जाती हैं वो बताई जाती है कमल महल। कौन सा? कमल महल बताया जाता है एक, और दूसरा बताया जाता है महानवमी डूबा और विशेष
तौर पर हम्पी को बनाने का श्रेष्ठ जो श्रेय जाता है कृष्णदेवराय को जाता है। अब पूछ ले कि महानवमी डूबा क्या होता था, तो विजयनगर साम्राज्य जो था बहुत ही फला फूला समृद्धशाली साम्राज्य। इसमें जितने भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जैसे दुर्गा पूजा है, दशहरा है या फिर अन्य कोई फेस्टिवल, तो बड़ा सा ऊंचा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, पत्थरों को जोड़कर आपस में स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसके चारों कोनों पर बड़े बड़े प्रकोष्ठ यानी खड्डे भी थे। इसके अंदर लकड़ियां डालकर टेंट छाने की व्यवस्था भी थी और जमीन से काफी ऊंचा स्ट्रक्चर एक स्टेज की तरह वो लगता था, जिसके ऊपर संपूर्ण कार्य जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते थे उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था। जैसे बलि का फेस्टिवल हो, पशुओं की बलि दी जाती थी, साथ ही दशहरा है, नवरात्रा है, दुर्गा पूजा जिसमें बताया जाता है। प्रमुख रूप से महानवमी डूबा के नाम से जाना जाता है। यह महानवमी डूबा जो है ये 11 फीट ऊंचाई पर और 40 फीट बड़ा बताया जाता है। आगे बात कर कृष्णदेवराय जो हैं, इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमने पढ़ ली है। कृष्णदेवराय जो हैं, इनके बारे में और कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं बची। इनसे जो जितने भी सवाल पुट होते हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। मैंने पहले बताया था कि कृष्णदेवराय या फिर विजयनगर साम्राज्य जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रमुख रूप से हमें एक युद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसे राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब लड़ा गया था, किन किन के बीच में लड़ा गया था, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन बताया जाता है, ऐसे सवाल निकल कर सामने आते हैं। साथियों, हमने तीसरा वंश पढ़ा था तुलुव वंश। अब तुलुव वंश के समकालीन जो युद्ध हमें देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध यह कहलाता है विजयनगर साम्राज्य का। इतना प्रसिद्ध युद्ध क्यों हुआ था, तो बात कर लेते हैं हम राक्षस तांगड़ी युद्ध का नाम क्या बताया जाता है, राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी या फिर अन्य इसे तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध, यह युद्ध कब लड़ा गया था, पहला क्वेश्चन यहीं से रिलीज होता है। तो क्वेश्चन इसका जो समय बताया जाता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अभी हमने पहले पढ़ा था तुलुव वंश। तुलुव वंश का शासक बताया जाता है राम राय। राम राय वशेष बहमनी साम्राज्य। कौन सा? बहमनी साम्राज्य। राम राय जो विजयनगर साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा था और इनका सामना हुआ बहमनी साम्राज्य से। और बहमनी साम्राज्य का जो प्रमुख युद्ध का जो प्रमुख सैनिक बताया जाता, सेना कमांडर बताया जाता था, किसके निर्देश अनुसार ये युद्ध लड़ा गया था, उसका नाम शाह निजाम शाह। शाह निजाम शाह। शाह निजाम शाह इस युद्ध का उद्घोषक बताया जाता है बहमनी साम्राज्य की तरफ से। यह जो युद्ध लड़ा गया है, इसका अगर रिजल्ट की बात करें, युद्ध का परिणाम क्या हुआ था इसकी बात करें, तो विजयनगर को जीतकर हम्पी को भग्नावशेष विजयनगर को जीतकर बहमनी साम्राज्य के द्वारा राजधानी हम्पी को भग्नावशेष में तब्दील कर दिया गया। क्या कर दिया? तब्दील कर दिया गया। भग्नावशेष में तब्दील कर दिया गया। अब जो ये ऐतिहासिक युद्ध हमने अभी पढ़ा है, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध के बारे में सविस्तार जानकारी लिखने वाला कौन सा विद्वान बताया जाता है, तो इस विद्वान का नाम बताया जाता है आर सेवल। आर सेवल इस जो ये विद्वान बताया जाता है, यह युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी
युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन बताया जाता है राक्षस तांगड़ी युद्ध का? तो उसका नाम बताया जाता है आर्सेवल। अब आर्सेवल जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, इसकी पुस्तक का भी जिक्र आपसे पूछा जा सकता है। आर्सेवल ने जो पुस्तक लिखी है जिसके अंदर राक्षस तांगड़ी के युद्ध का सविस्तार वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, उस पुस्तक का नाम है ए फॉरगेटन साम्राज्य। ए फॉरगेटन साम्राज्य, जिसका अर्थ एक भूला बिसरा साम्राज्य। किसने लिखी है ये पुस्तक? आर्सेवल। और इसी पुस्तक के अंदर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को संपूर्ण अपनी आंखों से नष्ट होते हुए देखा और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सर्वनाश नहीं किया गया जिस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश किया गया। ये लिखने वाला कौन बताया जाता है? आर्सेवल बताया जाता है। साथियों, हमने तुलु वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर मैंने पहले बताया 4 वंश हमें प्रमुख रूप से पढ़ने को मिलते हैं। अंतिम वंश के संस्थापक और शासक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अंतिम जो वंश बताया जाता है विजयनगर डायनेस्टी का, उसका क्या नाम देखने को मिलता है? तो अंतिम वंश जो है इसे अराविडु वंश, इसे अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। अराविडु वंश जो है इनके शासनकाल क्या देखने को मिलता है? तो 1570 ईस्वी से लगाकर 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी के दरमियान इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। और इस वंश का अगर संस्थापक पूछ ले आपसे, तो इस वंश का संस्थापक देखने को मिलता है आपके तिरुमल। तिरुमल ने इस वंश की क्या की है? स्थापना की। अंतिम वंश हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के समकालीन जो साहित्यकार हुए हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं, जिनके साहित्य इतने इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के समकालीन, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख साहित्य व साहित्यकार। प्रमुख साहित्य व साहित्यकारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जिस साहित्यकार का नाम पढ़ने को मिलता है, नाम बताया जाता है ईश्वर दीक्षित। ये पुस्तकें कई बार कंपटीशन के अंदर इनका पुस्तकों के रचनाकार और पुस्तकें भी पूछी जाती है कई बार रचनाकारों की। तो ईश्वर दीक्षित करके जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का, इसके ग्रंथ का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके ग्रंथ का नाम बताया जाता है हेमकूट महाकाव्य। हेमकूट महाकाव्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? नाम ईश्वर दीक्षित। नंबर 2, दूसरा जो प्रमुख साहित्यकार हमें पढ़ने को मिलता है, नाम कृष्णदेवराय। वैसे कृष्णदेवराय की रचनाओं के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन एक रचना जो सबसे प्रमुख रचना बताई जाती है कृष्णदेवराय की, वह थी अमुक्तमाल्यद। क्या नाम? अमुक्तमाल्यद के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णदेवराय की तीसरी जो प्रमुख रचना, आगे बढ़ते तीसरे प्रमुख साहित्यकार जो देखने को मिलते हैं, इनका नाम अलसानी पेदन। अलसानी पेडाना भी लिख सकते हो, अलसानी पेदन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी रचना जो हमें देखने को मिलती हैं वो है आपके स्वरोचित संभव। स्वरोचित संभव, स्वरोचित संभव किसकी रचना देखने को मिलती है? अलसानी पेदन्ना। और अलसानी पेदन्ना जो है यह तेलुगु भाषा का पितामह के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, चौथा जो प्रमुख रचनाकार हमें देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य के समकालीन, उसका नाम नंदीतिमन। नंदीतिमन, नंदीतिमन देखने को मिलता है। नंदीतिमन जो साहित्यकार रहा है, इसकी रचना का नाम बताया जाता है परिजात हरण। क्या नाम? परिजात हरण इसकी रचना। आगे बढ़ते 5वां जो प्रमुख विद्वान साहित्यकार पढ़ने को मिलता है हमें, इसका नाम कवि भट्टमूर्ति। कवि भट्टमूर्ति। कवि भट्टमूर्ति की कौन सी रचना प्रसिद्ध बताई जाती है विजयनगर डायनेस्टी के समकक्ष? तो इनकी रचना सरसमयुआ लियम।
इनकी रचना जो देखने को मिलती है नरसमुयालियम। नरसमुयालियम ये रचना देखने को मिलती हैं कवि भट्ट मूर्ति की। छठे जो प्रमुख विद्वान देखने को मिलते हैं नाम है राजनाथ। राजनाथ ने जो प्रमुख रचना लिखी हैं वो हैं आपके भागवत चंपू। भागवत चंपू एक शैली का भी नाम हमें पढ़ने को मिलता है। नंबर 7, सातवां जो प्रमुख विद्वान है नाम है सायण ने जो रचना लिखी है विजयनगर साम्राज्य के समकक्ष रहते हुए विद्वान अपने साहित्य के तहत, तो उनकी रचना जो देखने को मिलती है वो है आपके संगीत सार इनकी रचना। नंबर 8, आठवां विद्वान जो हमें पढ़ने को मिलता है वो बताया जाता है लक्ष्मी नारायण की अगर रचना की बात करें तो ग्रंथ का नाम संगीत सर्वोदय इनकी प्रमुख रचना के रूप में जानी गई है। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के समकालीन किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। विजयनगर में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर स्वर्ण यानी गोल्ड के जो सिक्के हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्ड के सिक्के वराह कहलाते थे। गोल्ड के जो सिक्के हैं विजयनगर साम्राज्य के इन्हें पेगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेगोडा के नाम से जाना जाता था। आगे बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का 50 ग्रेन, कितने ग्रेन का? 50 ग्रेन सिक्कों का वेट होता है, वजन मापने की प्रक्रिया होती है जो ग्रेन में मापी जाती हैं। और बात करें स्वर्ण मुद्रा का एक और रूप देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य का जो सिक्का बताया जाता है वराह। कैसा सिक्का था ये गोल्ड कॉइन था। कितने ग्राम का था ये, कितने वजन का था? 50 ग्रेन। आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर और सोने के छोटे सिक्के, कैसे? सोने के छोटे सिक्के क्या कहलाते थे? तो सोने के छोटे सिक्के प्रताप कहलाते थे और इन्हें फणब के नाम से भी जाना जाता था। पूछ ले चांदी के सिक्के किसके? विजयनगर साम्राज्य के अंदर प्रचलित चांदी के सिक्के। विजयनगर साम्राज्य के अंदर प्रचलित चांदी के सिक्के जो हैं इन्हें तार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तार के नाम से जाना जाता है। बात अगर विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों की करें तो विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में विभक्त बताया जाता है। सबसे बड़ी इकाई प्रांत जिसे राज्य कह सकते हो, जिला जो होता है इसे वलनाडु या कोटम कहा जाता है, तहसील या परगना जो होता है इसे नाडु कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती हैं। अगर पूछ ले कि 50 गांवों का समूह क्या किस नाम से जाना जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के तहत 50 गांवों का समूह मेला ग्राम के नाम से जाना जाता था और सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती हैं। और विजयनगर साम्राज्य में ग्राम यानी गांव को उर कहा जाता था। तो साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से हमने विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी, साथ ही प्रमुख जो साहित्य है, इसके अलावा राक्षस तांगड़ी युद्ध हैं, सिक्के आदि के बारे में विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की है साथियों। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम भारतीय इतिहास के तहत लेकर आ रहे हैं भक्ति सूफी परंपरा, जो पटवार है, पुलिस कांस्टेबल है, रिट या फिर फर्स्ट ग्रेड लेवल जो हैं, इन भर्तियों के लिए बहुत ही बहुआयामी चैप्टर हमें देखने को मिलता है। साथियों, मैं पुनः निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ आप एनवीरा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।